चलो, हमने कल ये देखा था कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद हमने डेनिश का भारत में आगमन देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। फ्रांसीसियों का भारत आगमन, भारत आगमन। चलो, अब अगली बात को, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छे से समझना, फिर थोड़ा सा अपन डायग्राम फॉर्म में चले जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर हमारे बड़ा काम में आता है ये। कल बच्चों ने कहा मुझे कि मैम काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहा, आपने डायग्राम से समझाया, तो थोड़ा सा बता दिया करो, ठीक है। डायग्राम से चलते हैं आज भी हम। हालांकि फ्रांसीसी विशेष में क्या बात सुननी है, क्या पढ़नी है, क्या ध्यान रखनी है, मेरी बात को गौर से सुनना। हुआ क्या? हाँ बिल्कुल, आज तो सब राम राम ही करो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, खुश। अब देखो, हम बात कर लेते हैं फ्रांसीसियों का भारत आगमन। हुआ क्या? अब जैसे कि सिंपल सी बात समझते हैं कि आपके यहाँ बहुत सारी यूरोपियन कंपनियां क्या कर रही हैं, भारत जा रही हैं, व्यापार कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय कमजोर है, कहीं ना कहीं भारतीय अपने ही खुद को ही महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं, और वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो भारतीयों के पास भारत था और उसकी कदर भारतीयों को थी नहीं, तो दूसरे देश जो थे उन्हें हमारी कदर थी, हमारी नहीं। हमारे पास जो संसाधन थे, हमारे पास जो रिसोर्सेज थे, उनकी बहुत ज्यादा उनको ही लगा कि हाँ कदर थी। तो जैसे होता है ना क्लास में, अगर एक बच्चे को पता चले कि वहां मिठाई मिल रही है, तो दूसरा भी जाता है, तीसरा भी जाता है, चौथा भी जाता है, वैसे ही, ठीक है ना, वैसे ही आपके यहाँ धीरे धीरे सारी यूरोपियन कंपनी आ रही है। उसी में फ्रांस भी तैयार होती है कि चलो भाई भारत के साथ व्यापार करते हैं, बहुत सारे जो देश हैं वो व्यापार कर रहे हैं, तो क्यों हम भी पीछे क्यों रहें, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, फ्रांसीसियों ने क्या किया, 1664, मैं फिर उसी कॉन्सेप्ट पे पढ़ाऊंगी, तारीख लिखूंगी, सीक्वेंस में चलेंगे। 1664 में क्या हुआ, फ्रांस का राजा था लुई सोलवा। लुई सोलवे ने अपने कैबिनेट मंत्री था, लुई सोलवे का एक कैबिनेट मंत्री था, नाम ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने सरकारी कंपनी, जो फ्रांस की कंपनी, हमेशा एक बच्चे की बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, फिर ध्यान से सुन लो, फ्रांस का राजा या ब्रिटेन का राजा, डेनिश का, आपके डेनमार्क का राजा, या आपके पुर्तगालियों के जो राजा, मतलब राजा नहीं आए हैं, राजाओं ने कंपनियों को भेजा है कि तुम जाओ व्यापार करो, तुम जाओ और व्यापार करो। तो सीधी सी बात समझो, लुई सोलवे ने उनके जो कैबिनेट मंत्री था जिसका नाम था कॉलबर्ट, ठीक है, कॉलबर्ट के दिशा निर्देशन में कंपनी की स्थापना करी, और उस कंपनी का नाम क्या था, कंपनी की स्थापना करी, कंपनी का नाम क्या था, कंपनी दी इंडल ओरिएंटल, ठीक है। ये क्या है, इस कंपनी का नाम है, पॉइंट यहां से क्लियर होता है। तो हुआ क्या, लुई सोलवा राजा है, मंत्री कौन था, कैबिनेट मंत्री कौन था इनका, कॉलबर्ट, ठीक है, कॉलबर्ट है, और कॉलबर्ट ने क्या किया, कॉलबर्ट ने कंपनी द इंड ओरिएंटल इसकी स्थापना करी, ठीक है, ओरिएंटल इस कंपनी की स्थापना कर ली। पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। तो 1664 के अंदर आपके यहाँ, ठीक है, 1664 के अंदर आपके यहाँ कौन आ गया, मतलब आने की तैयारी हो रही, आए नहीं है, आने की तैयारी हो गई, कंपनी बन गई। ये काम कहाँ चल रहा है अभी तक, ये काम कहाँ चल रहा है, ये काम चल रहा है आपके फ्रांस के अंदर, ठीक है, ये काम जो है वो फ्रांस के अंदर चल रहा है। और राजा लुई चौदवा जो है, उसने मंत्री, उसी का मंत्री है कॉलबर्ट, और कॉलबर्ट ने जो है कंपनी इन एंड ओरिएंटल, टे लगा दो, डे लगा दो, ठीक है, ओरिएंटल की स्थापना करी। अब ध्यान से सुनना, कंपनी भारत आती है, और कंपनी का एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, फ्रैंक क्रो, व्यक्ति का नाम क्या है, फ्रैंक क्रो ने क्या किया, सूरत में सबसे पहली फ्रांसीसी व्यापारिक कोठी का निर्माण किया, या सबसे कह सकते हो सबसे पहली फैक्ट्री की स्टैब्लिश कहाँ हुई, सूरत में हुई। सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ स्टैब्लिश हुई, सूरत में हुई। तो 1668 में फ्रैंक क्रो, ठीक है ना, फ्रैंक क्रो जो है उनके द्वारा सूरत में सबसे पहली व्यापारिक कोठी कह सकते हो, या आप क्या कह सकते हो, फैक्ट्री स्टैब्लिश करी, पहली थी।
ये क्या थी, पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना हुई है। अब अगली बात ध्यान से सुनना, अगली बात ध्यान से सुनना, ये तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। 1669 में, 1669 में हुआ क्या, 1669 में मसूलीपट्टनम, पता नहीं मसूलीपट्टनम में ऐसा क्या था कि जो भी मिलता मसूलीपट्टनम पहुंच जाता, जो भी मिलता कहां पहुंच जाता, मसूलीपट्टनम पहुंच जाता, कि चलो भाई और कहीं नहीं तो मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बना लो, और कहीं नहीं तो मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बना लो। तो आपके यहाँ जो दूसरी व्यापारिक कोठी बनी है, दूसरी जो फैक्ट्री बनी है वो कहां बनी, मसूलीपट्टनम में बनी। ये ध्यान से सुनना, ये पहली फैक्ट्री है, ये दूसरी फैक्ट्री है, फैक्ट्रियां बन रही है, काम धीरे धीरे चल रहा है। अब देखो जब फैक्ट्रियां बनेगी, कारखाने बनेंगे, तो कहीं ना कहीं इन फ्रांसीसियों को रहने के लिए जगह तो चाहिए। भाई देखो पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए, जैसे अंग्रेजों ने, मैं आपको पढ़ाया था ना कि मद्रास में उन्होंने क्या किया था, सेंट जॉर्ज करके एक किले का निर्माण किया। किला क्यों बनाया, बस्ती क्यों वहां बसाई, क्योंकि अगर लोग व्यापार करने आएंगे तो रहने के लिए जगह तो चाहिए। भाई रहने के लिए क्या चाहिए, जगह तो चाहिए। आए और गए, सिंपल सी बात समझो, आए और गए, आए गए अगर होता है तो होटल में ठहर जाते, कहीं ठहर जाते और वापस चले जाते हैं। पर अगर वहीं रुककर काम करना है, साल 2 साल 10-12 साल रहना है, तब आपको जगह चाहिए। और जगह अगर खुद की होती है, ठीक है ना, अगर जगह खुद की होती है तो रहना आसान होता है, उस पर अपना अधिकार होता है। तो उन्होंने मद्रास को अपने मद्रास को अपने नियंत्रण में किया। इधर बंबई उनको मिल गया, बंबई मिल गया तो इधर आराम के कलकत्ता बना लिया। तो क्या हुआ, वहां रहने के लिए बस्तियां बन गई। वैसे ही फ्रांस में, ध्यान से सुनना, वैसे ही फ्रांसीसियों ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया और 1673 में, ध्यान से सुनना, 1673 में रहने के लिए जगह चाहिए। तो 1673 में आपका इधर यूं मान के चले, इधर, ठीक है, इस क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति था जिसका नाम था शेर खा लोदी, शेर खा लोदी। इस शेर खा लोदी से ये जगह ली, ठीक है, ये जगह ली और इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर सबसे पहली फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना करने वाला था फ्रैंको मार्टिन। सबसे पहली बस्ती बसाने वाला कौन था, फ्रैंको मार्टिन। और उस बस्ती को तुम आज किस नाम से जानते हो बच्चों, पांडिचेरी। किस नाम से जानते हो, पांडिचेरी। ये तुम्हें पता होना चाहिए। दमन, द्वीप और गोवा, ये है पुर्तगालियों के, ये है पुर्तगालियों के। अंत तक पुर्तगाली थे हमारे पास में, अंत तक पुर्तगाली थे, तीनों पुर्तगाली के हाथ में था। वही पांडिचेरी आप सब पढ़ते हो, पांडिचेरी आप पढ़ते हो तो पांडिचेरी किसके पास, फ्रांसीसियों के पास था। और अगर हम बात करते हैं भारत, तो चलो पूरा अंग्रेजों के हाथ आ ही गया था। भाई अंग्रेजों ने तो क्या किया, पूरे भारत पर ही अधिकार कर लिया था। बाकी जो यूरोपियन कंपनी आई, कुछ आई और कुछ चली गई, कुछ आई और कुछ चली गई। जैसे डच आए चले गए, डेनिश आए और चले गए, परंतु पुर्तगाली अंत तक बने रहे, कुछ जगह बने रहे। जैसे 3 जगह मुख्यतः, ठीक है, वैसे ही फ्रांसीसी कुछ जगह बने रहे, उनमें से पांडिचेरी भी एक आता है, उनमें से पांडिचेरी भी एक है। तो ध्यान से सुनना, इसलिए कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखो, पांडिचेरी का संस्थापक किसे माना गया है, मार्टिन को। पांडिचेरी का संस्थापक किसे माना गया, मार्टिन को। ठीक है, हुआ क्या, 1673 में शेर खा लोदी से फ्रांसीसियों ने क्या लिया, एक जगह प्राप्त की, किराए पर ली मान के चलो, हालांकि बाद में अधिकार कर लिया, जगह ली और जगह लेकर वहां पर फ्रांसीसियों की बस्ती की स्थापना करी। क्या की, बस्ती बनाई। और बस्ती का निर्माण करने वाला मार्टिन था और उसका नाम क्या रखा, पांडिचेरी। तो ये हो गया किसका, ये जो आपकी पांडिचेरी है, ठीक है, सिंपल सा। अगर कोई चीज वीकेंड डायग्राम में ऊपर नीचे हो जाए तो उसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये पांडिचेरी किसकी, फ्रांसीसियों की। ठीक है, ये पांडिचेरी हो गई फ्रांसीसियों की। कब 1673 में। ये किसकी, फ्रांसीसियों की हो गई। चलो, ये एक अधिकार, एक बस्ती, उन्हें रहने को जगह मिल गई। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, कुछ समय बाद इस पांडिचेरी पर डचों ने कब्जा कर लिया। पांडिचेरी के ऊपर आपके यहाँ यूं कह सकते हो, डचों ने कब्जा कर लिया। जो डच थे, भाई डचों को तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भगाया था ना, भाई आगे मैं आपको बता दूंगी, पहले भी बताया था। ठीक है, डचों को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भगाया था कि जाओ
बेदर्दी वाला युद्ध है, याद है ना, बेदरा युद्ध, ठीक है, उस युद्ध के माध्यम से इनको भगाया था। उससे पहले तो डच भी तो थे ना, डच भी थे और डच की शक्तियां भी बहुत मजबूत थी, क्योंकि डच ने पुर्तगालियों को लगभग कवर कर लिया। तो जब यहाँ पांडिचेरी मिली तो डचों ने पांडिचेरी पर भी अपना अधिकार कर लिया। अब पांडिचेरी उनके कब्जे में आई कब? 1693 में। उस वक्त फ्रांसीसी जो थे वो व्यापार करने और रहने खाने के लिए आते थे, उनका युद्ध करने का कोई मोटिव नहीं था। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे उत्तरी कोरिया है वो कन्फर्म है, जब तक उसका शासक है, जब तक वो शासक है तब तक वो कभी ना कभी युद्ध करने की स्थिति पैदा कर ही लेगा। क्यों? क्योंकि शासक चाहे तो शांति रख सकता है, शासक चाहे तो युद्ध कर सकता है। तो आपके यहाँ ये समझो, फ्रांसीसी जो गवर्नर थे या फ्रांसीसियों की तरफ से जो भी कंपनी का अधिकारी आता, वो युद्ध को इतना ज्यादा प्रीफर नहीं करता, वो क्या करता, व्यापार पर फोकस करता। मैंने आपको एक व्यक्ति का नाम बताया ना, डुप्ले, अभी आएगा। और जब डुप्ले आएगा ना, तो डुप्ले आने के बाद में आपके यहाँ युद्ध होंगे, कर्नाटक के 3 युद्ध होंगे और वो युद्ध बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है ना, पढ़ेंगे उनको भी। तो देखो 1693 में डचों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, ठीक है ना, डचों ने इस पर पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। हुआ ये 1697 में रिजविक समझौता होता है और इस रिजविक समझौते के तहत फ्रांसीसियों को वापस पांडिचेरी मिल जाता है। बात को समझ गए? बात को समझे? रिजविक समझौता होता है, क्या होता है? रिजविक समझौता होता है। इस रिजविक समझौते में फ्रांसीसियों को उनकी जो पांडिचेरी है वो वापस मिल जाती है। वापस कब मिली? 1697 में वापस मिल गई। अच्छा, अब देखो क्या होता है, फ्रांसीसी कहते हैं भाई साहब ये जगह रहने को कम पड़ गई, पांडिचेरी क्या हो गई? कम पड़ गई। क्योंकि देखो बात ध्यान से सुनना, जो भी आए ना पहले तट के पास रहना पसंद करे। उन्होंने क्या किया? तट के पास रहना पसंद किया। उनको ये लगा, उनको सिंपल सी बात ये लगी, तट के पास रहेंगे तो आने जाने में आसानी रहेगी। धीरे धीरे जब वहां वो बसे ना, पांडिचेरी में रहे, फिर उन्हें धीरे धीरे पता चला कि भाई यहाँ तो पैसों का खजाना भरा पड़ा है बंगाल की तरफ। यहाँ तो पैसों का खजाना कहाँ है? बंगाल की तरफ है। अब कोई बंगाल से कोई बच्चा सुन रहा है तो सोचता है मैडम हमारे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है, और आप कह रहे हो बंगाल में पैसा है। अंग्रेजों ने लगभग खींच लिया, यूं मान के चलो, बंगाल में खूब पैसा है। तो ये पहुंचे बंगाल, और बंगाल में उन्होंने क्या किया? एक और अपनी बस्ती बनाई। और इस बस्ती को उन्होंने, एक व्यक्ति था आइस्ता खां, नाम बड़ा अच्छा है ना, आइस्ता खां, बंगाल के नवाब थे आइस्ता खां, ठीक है। आइस्ता खां से ये जगह प्राप्त तो करी है, कब? किराए पर कब ली? 1673 में, ठीक है, 1673 में जगह ले ली। परंतु उसके ऊपर चंद्रगिरी नाम की एक सुप्रसिद्ध कोठी है, वो बनाई है लगभग 1690 से 93 में। अब देखो फ्रांसीसियों के 2 अड्डे, एक तो पांडिचेरी और दूसरा कब? कहां? बंगाल के नवाब से उन्होंने बंगाल में एक जगह किराए पर ली, ठीक है ना। बंगाल के नवाब से एक आहिस्ता खां नाम था उनका, आहिस्ता खां से कुछ वो जगह किराए पर ली। किराए पर लो तो कब ली है? 1673 में किराए पर ले ली थी, केवल किराए पर ली थी, ध्यान रखना, किराए पर ली थी। उसके ऊपर धीरे धीरे किराए पे लेते कुछ समय बाद में जब उन्हें लगा कि यहाँ काम हो सकता है, यहाँ हम रह सकते हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उस जगह पर अपना कब्जा किया या उसे खरीदा। और उसके बाद में उन्होंने चंद्रगिरी, एक सुप्रसिद्ध कोठी है चंद्रगिरी, ठीक है ना, बात यहां तक समझे। चंद्रगिरी जो कोठी है उसकी स्थापना की। पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। चंद्रगिरी कह सकते, अच्छा चंद्रनगर है आप कह सकते हो, चंद्रनगर, चंद्रगिरी तो व्यक्ति का नाम था। हिस्ट्री में यही तो है ना, नामों के साथ में कंफ्यूजन अपने आप आ जाता है। चंद्रनगर नगर था वो, चंद्रगिरी तो मद्रास के, सॉरी इधर मद्रास के जो राजा थे ना, कल हमने डिस्कस किया था, वो थे। चंद्रनगर सुप्रसिद्ध कोठी बनाई थी जिसका नाम चंद्रनगर था, ठीक है ना, चंद्रनगर था। अब देखो चलो इधर भी देख लेते हैं, इन्होंने क्या किया है 1690-93 के आसपास, 93 के आसपास बंगाल के नवाब से जो क्षेत्र इन्होंने किराए पे लिया था, जो क्षेत्र किराए पे लिया था उसको क्या किया है, वहां चंद्रनगर करके एक सुप्रसिद्ध कोठी बनाई। कब बनाई? 1690 से 93। तो आपके यहाँ अगर देखी जाए तो फ्रांसीसियों की 2 बड़ी महत्वपूर्ण बस्तियां थी। फ्रांस की क्या थी? फ्रांसीसियों की 2 बड़ी महत्वपूर्ण बस्तियां थी। पहली तो यहां थी और दूसरी यहां थी, ये बन गई।
अब मेरी बात को थोड़ा और गौर से सुनो। इन्होंने क्या किया है, बस्तियां बन गई, इसके बाद में धीरे धीरे उन्होंने भारत से बाहर भी अपने काम का फैलाव किया। 1721 में आप यूं कह सकते हो मॉरिशस घूमने नहीं गए, कब्जा कर लिया। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर कभी पीसीएस वगैरह में आ जाता है ना तो चीजें पूछ ली जाती हैं। हालांकि अगर कोई दिल्ली पुलिस रेलवे वगैरह दे रहा है तो उसको ये याद करने की आवश्यकता नहीं है। 1725 में माहे, मालाबार तट का जो क्षेत्र है ना माहे, उस पर, और 1739 में उन्होंने कब्जा किया है आपके कराईकल पर। तो ये फ्रांसीसियों द्वारा इस पर क्या किया गया, कब्जा किया। बात ध्यान से सुनना, इन क्षेत्रों पर इस समय पर फ्रांसीसियों ने क्या किया, कब्जा किया। मेरी बात यहां तक क्लियर होती है। ये फ्रांसीसियों के लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण तारीख है या समय है। अब देखो कुछ चीजें ध्यान से सुनना, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि आपके यहां फ्रांसीसी बस्ती कौन सी है, पांडिचेरी, सबसे पहली पांडिचेरी। और उस बस्ती को बनाने वाला व्यक्ति कौन है, मार्टिन। उस बस्ती को बनाने वाला कौन है, मार्टिन। अब अगली बात सुनना, एक फ्रांसीसी गवर्नर आता है, 1742 में। कब, 1742 में, जिसका नाम क्या है, डुप्ले। नाम क्या है, डुप्ले। और यही व्यक्ति है जो आगे सभी कहते हैं ना, मारवाड़ी में हम लोग कहते हैं ना राड़ की जड़, ठीक है ना, डुप्ले। इसी को आप मारवाड़ी में कह सकते हो राड़ की जड़, क्योंकि ये जो आदमी था ना बड़ा ही महत्वाकांक्षी था। ये महत्वाकांक्षी था और ये जो व्यक्ति था ये चाहता था कि पूरे भारत पर फ्रांसीसियों का राज चले। ठीक है, पूरे भारत पर फ्रांसीसियों का राज चले, हम ही राज करें, हम ही व्यापार करें। और इसी सोच के साथ में ये अंग्रेजों के साथ बराबर इसने टक्कर ली। इसने हार नहीं मानी। ये तो फ्रांसीसी कंपनी थी, जिसने इसको क्या कर लिया, वापस बुला लिया था 1753 में। 1753 में डुप्ले को वापस बुला लिया। क्योंकि होता क्या है, अगर एक व्यक्ति मान लो ये कभी हार नहीं मानता, कभी ऐसे युद्ध कर रहा है, कभी वैसे युद्ध कर रहा है, नहीं ऐसा करना है वैसे करना, इसके दिमाग में प्लानिंग ही चलती थी, इस तरह जीतेंगे, इस तरह जीतेंगे, ठीक है ना, इस तरह सारे काम करेंगे। अब हुआ क्या, सिंपल सी बात समझना, हुआ क्या, यार जब डुप्ले सारे काम करता तो उसके आजू बाजू जो लोग थे ना वो देखते थे कि ये टिकता नहीं है एक जगह, इसको हार गया, ये इतनी बार हारा है, इतनी बार जीता भी है, नो डाउट जीता भी है और हारा भी है, ये टिकता क्यों नहीं है, शांति क्यों नहीं रख सकता, ये समझौता कर ले, आराम से टिक जाए ना, डुप्ले को नहीं टिकना। अब हुआ क्या, कुछ लोगों ने इसके लेकर, फ्रांसीसी कंपनी थी, अच्छा ये और नहीं बताया मैंने, फ्रांसीसी कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी थी, सरकारी थी। क्या थी, सरकारी थी। अब हुआ क्या, सरकारी कंपनी थी तो सरकारी जो अन्य कर्मचारी थे ना उन्होंने शिकायत कर दी डुप्ले की जाकर। शिकायत तो क्या करी, चुपचाप कह दिया, बोला अगर भारत में काम करना है तो उस डुप्ले को बुला लो, क्योंकि राड़ की जड़े लड़ता रहता है हर वक्त। बोले क्या करें, बोले बुला लो इसको, तो इसको बुला लिया था। ठीक है, 1753 के अंदर इसको तो बुला लिया था और उसकी जगह एक दूसरे गवर्नर को भेजा था। हालांकि वो गवर्नर जो है वो फ्रांसीसियों के पतन का कारण वो गवर्नर बना। ये व्यक्ति तो कम से कम फ्रांस को वहां लड़ लड़ाकर टिका हुआ था, लड़ लड़ाकर क्या कर रहा था, टिका हुआ था। फ्रांसीसी कमजोर नहीं थे। अभी देखो तुम युद्ध में पढ़ोगे, कभी पढ़ोगे फ्रांस जीत रहा है, कभी पढ़ोगे अंग्रेज जीत रहा है, कभी पढ़ोगे फ्रांस जीत रहा है, कभी पढ़ोगे अंग्रेज जीत रहा है, मतलब दोनों में बराबर टक्कर थी, थोड़ा सा कुछ कोऑर्डिनेशन का फर्क रहा। क्यों, क्योंकि पहली चीज बात समझना, फ्रांसीसियों के हारने का रीजन क्या रहा, बताओ। हारने का सबसे पहला रीजन, जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि जो फ्रांसीसी थे ये थे आपके गवर्नमेंट कंपनी। इसको कंपनी को जितनी भी सहायता, जो भी इसके नीति निर्देश आदेश जो भी होते थे, कहां से आते थे, सरकार से आते थे, मतलब राजा से आते थे सीधा, ये प्राइवेट नहीं थी। तो पहली बात तो क्या थी, गवर्नमेंट कंपनी थी। अब गवर्नमेंट कंपनियों की, गवर्नमेंट की अपने वाली हालत देख लो, बुरा मत मानना कोई गवर्नमेंट कर्मचारी है तो, अब आप देख लो जो गवर्नमेंट कर्मचारी है वो कैसे काम करते हैं। तो वैसे ही आपकी जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये क्या थी, गवर्नमेंट थी। पहली बात, फ्रांसीसी कंपनी क्या थी, गवर्नमेंट थी, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या थी, अंग्रेज आ गए हैं आपके पास 1608 में भारत, पता है ना, हालांकि 1601 1604 में भी आए, नो डाउट, 1608 में हम मान के चलते हैं, ठीक है ना, हिस्ट्री वहां से शुरू करती है। तो 1608 में अंग्रेज आ गए। ये कब आए, 1664 में। ये कब आए, 1664 में भी कहा है, 68 में इन्होंने पहली फैक्ट्री बनाई है।
तो आप सोचो, इनकी प्लानिंग हुई है 1664 में आने की, और अंग्रेज कितने समय पहले आ गए, ये भी देखो। दूसरा क्या, अगर हम बात करें तो एक तो पहली बात ये गवर्नमेंट कंपनी थी इसलिए इसका पतन हो गया। दूसरा रीजन क्या था, ये लेट आए। दूसरा रीजन क्या था, लेट आए। और तीसरा रीजन क्या था, इनके पास एक गवर्नर था बड़ा खतरनाक ही, राड़ की जड़ जिसे कहते हैं, इस डुबले का इन्होंने कर दिया ट्रांसफर। डुबले का क्या कर दिया ट्रांसफर। और तीसरा रीजन जो इनका फ्रांसीसियों का हारने का रहा, वो रहा इनका युद्ध। अभी पढ़ेंगे हम लोग, आपके कर्नाटक के 3 युद्ध पढ़ेंगे, ठीक है। कर्नाटक के 3 युद्ध पढ़ेंगे जो कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में महत्वपूर्ण युद्धों के रूप में आते हैं, ठीक है ना। नाम सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लेना, ठीक है। ये यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। मैं इसे मिटा दूं, एक बार फटाफट देख लो। लुई 14वें के द्वारा उनके मंत्री ने एक कंपनी बनाई, गवर्नमेंट कंपनी थी, सारी सुविधाएं वगैरह सारा गवर्नमेंट दे रही थी, ठीक है ना। कंपनी को आना था, भारत व्यापार करना था। अब देखो 68 में सबसे पहली कंपनी बनाई सूरत में, और 69 में दूसरी कंपनी बनी है मसूलीपट्टनम में। अब एग्जाम में कभी प्रश्न देखो ना, तो मसूलीपट्टनम में क्या हुआ है, 1605 में फैक्ट्री बनाई डचों ने, 1616 में फैक्ट्री बनाई है आपके 1616 में फैक्ट्री बनाई है अंग्रेजों ने, और अब तीसरी बार फैक्ट्री बन रही है 1669 में, किसके द्वारा, फ्रांसीसियों के द्वारा। ये ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो 1673 में शेर खां लोधी के द्वारा एक जगह दी गई, और उस जगह पर मार्टिन ने क्या किया था, मार्टिन ने फ्रांसीसी बस्तियों को, मतलब बस्ती बसाई थी। बस्ती का मतलब लोगों को बसाया था। किसको क्या नाम रखा था, पांडिचेरी इसका नाम रखा था, ठीक है। 63 में डचों ने पांडिचेरी पे कब्जा कर लिया। 67 में रिजविक समझौता हुआ। रिजविक समझौते में क्या हुआ, कब हुआ, ये पूछा जाता है। तो रिजविक समझौते में फ्रांसीसियों को पांडिचेरी मिल गई वापस, और हुई कब, 97 में, 1697 में ये संधि हुई है। पॉइंट ऐसे क्लियर, डन। आगे देखो, अब हम बात कर लेते हैं 1690 से 93 में। 90 से 93 में क्या हुआ है, 90 से 93 में क्या हुआ, बंगाल के नवाब थे, क्या नाम था, आहिस्ता खां, ठीक है ना, आहिस्ता खां। उनसे आपने एक क्षेत्र किराए पर लिया, और चंद्रनगर वहां आपने दूसरी कोठी, या बस्ती लिख सकते हो, कोठी, व्यापारी कोठी, या आप इसमें बस्ती भी कह सकते हो, दूसरी बस्ती इन्होंने बसाई थी, ठीक है ना। अगली बात हम देखते हैं, इन्होंने अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर क्या किया है, युद्ध करके इनके ऊपर कब्जा कर लिया। फ्रांसीसी बस्ती जो सबसे पहली और महत्वपूर्ण मुख्य बस्ती थी वो कौन सी थी, पांडिचेरी। बसाने वाला मार्टिन था। और आपके यहाँ अब गवर्नर आ जाता है 1742 में डुबले, और डुबले जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसलिए उसने अंग्रेजों से बीच में मतलब अंग्रेजों से बराबर टक्कर ले ली। हालांकि इसकी नीति योजनाएं बहुत ज्यादा अच्छी थी, परंतु सोचो एक व्यक्ति, जैसे अपन कहते हैं ना एक व्यक्ति देश चलाता है, संभव नहीं है बेटा, एक व्यक्ति देश नहीं चला सकता, ठीक है ना। एक व्यक्ति जो है वो देश नहीं चला सकता, उनके नीचे व्यक्ति होने जरूरी होते हैं। अब मोदी साहब के पास में बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, तब जाकर वो काम करवा रहे हैं। वैसे डुप्ले अकेला महत्वाकांक्षी था जो पूरे भारत पे शासन करना चाहता था। इसकी नीतियां बहुत अच्छी थी, पर इसके नीचे लागू करने वाले लोग इसके जैसे इतने अच्छे और इतने शक्तिशाली नहीं थे, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। ये यहाँ फ्रांसीसियों की आपने पढ़ा है कि भाई कब आए, कैसे आए, किस तरह भारत में स्थापित हुए, और उन्होंने क्या क्या काम किया। अब बात कर लेते हैं, जैसे डुप्ले आता है, और देखो नसीब कैसा काम करता है। डुप्ले जो है वो महत्वाकांक्षी, हालांकि वो लड़ाई नहीं चाहता था, महत्वाकांक्षी अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। अब एक तरफ तो डुप्ले आए, और दूसरी तरफ हुआ क्या, यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन में आपस में युद्ध छिड़ गया। क्या हुआ, ध्यान से सुनना। 42 में आता है, 42 में आने के बाद में लगभग 1746 के अंदर, ठीक है ना, 46 के अंदर युद्ध कहां छिड़ जाता है, यूरोप में। ये दो कंपनियां हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, ये भारत में नहीं लड़ रही है, ये यूरोप में भी लड़ रही है। और ये यूरोप में लड़ रही थी, इसलिए इसी यूरोप में लड़ रही थी, यूरोप की जो युद्ध है उसका विस्तार भारत में आया। भाई एक सिंपल सी बात सोचो, यूरोप में अगर ये दोनों कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों के शासक वही है, दोनों कंपनियां संचालित यूरोप से ही होती है, अगर यूरोप में वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, तो मुझे बताओ भारत में जहां उनका शासन है तो वो भारत में भी लड़ेंगी।
तो कर्नाटक युद्ध जो हुए उनके पीछे सबसे बड़ा रीजन ही यही था। कर्नाटक के युद्ध के पीछे सबसे पहला रीजन ही यही था कि वो इसलिए हो पाए, 3 कर्नाटक के युद्ध हुए वो इसीलिए हो पाए क्योंकि यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ाई चल रही थी। यूरोप में ब्रिटेन के बीच में, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई चल रही थी, इसलिए उस लड़ाई का विस्तार आया भारत में, और भारत में इस लड़ाई के विस्तार की हम बात कर लेते हैं। तो आपके यहाँ फ्रांसीसियों का आगमन तो हो गया, वेलकम तो कर लिया आप लोगों ने। अब बात कर लेते हैं अंग्रेज फ्रांसीसी आपस में कैसे इन्होंने विद्रोह किया, कैसे युद्ध हुआ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूं आपके कर्नाटक का प्रथम युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध, ठीक है, कब होता है? इसका समय है 1746 से लेकर 1748 तक। 1746 से लेकर 1748 तक। शाबाश आरती, ठीक है। ये 2 समय, अब देखो कितना नजदीक का समय है। 46 से लेकर 78, लगभग यू मान के चलो तो 4 साल पहले ही 42 में ही कौन आया है? 42 में ही डुबले आए हैं। डुबले इतने महत्वाकांक्षी और वो लड़ाई नहीं चाहते थे, परंतु उन्होंने कई बार समझौते किए, कई बार चीजों को समझाने की कोशिश की। अब हुआ क्या, यूरोप में जैसे ही दोनों लड़े फ्रांस और ब्रिटेन, तो हुआ क्या, आपके एक अंग्रेजी व्यक्ति था जिसका नाम था कैप्टन बर्ड, कैप्टन बर्नेट, ठीक है। ये अंग्रेजी था, ठीक है ना, अंग्रेज। इसने क्या किया, फ्रांसीसियों के जो जहाज थे ना, फ्रांसीसियों के जहाज पर क्या कर लिया, इसने कब्जा कर लिया। हालांकि डुबले की नीति क्या थी, डुबले ने साफ कहा था कि भाई लड़ाई नहीं करनी है, यूरोप में लड़ रहे हैं, हम लोग यहां नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम यहां व्यापार कर रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कम से कम हम यहाँ नहीं लड़ेंगे। वो लोग वहां शासन कर रहे हैं तो लड़ रहे हैं, हम व्यापार कर रहे हैं तो नहीं लड़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। परंतु गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्या कर दी, यहाँ एक अंग्रेजी आपके अधिकारी थे जिसका नाम था कैप्टन बर्ट। इसने क्या किया, जो फ्रांसीसियों के जो जहाज थे ना उस पर कब्जा कर लिया। अब फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया तो क्या फ्रांसीसी चुप बैठेंगे? अब डुबले तो फिर तैयार, फ्रांसीसी चुप बैठेंगे नहीं। और क्या किया डुबले ने, क्या किया, सिंपल सी बात समझना, वो पहुंच गया मद्रास 1746 में। कहां पहुंच गया, ये आपका मद्रास, ठीक है ना, इधर बना लेती हूं, ये मद्रास, ठीक है। मद्रास में कौन, मद्रास में क्या है, मद्रास में है सेंट जॉर्ज। किसका किला, अंग्रेजों का किला, ठीक है। मद्रास में अंग्रेज है, अंग्रेजी बस्ती है, ठीक है ना। तो आपके यहां डुबले पहुंच जाता है यहां पर अपनी सेना लेकर कि बोलो भाई हमारे जहाज पर अधिकार किया, लड़ाई करनी है, अब करो युद्ध। अब हुआ क्या, यहाँ डुबले था और डुबले के साथ में मॉरिशस में उनका जो फ्रांसीसी गवर्नर था वो भी आ गया। मॉरिशस से भी सेना बुला ली और खुद तैयार हो गया। और 1746 में उन्होंने, ठीक है, 1746 में चारों तरफ जो मद्रास है, मद्रास के किले के चारों तरफ उन्होंने क्या कर ली, किलेबंदी कर ली। और किलेबंदी करने के बाद में अंग्रेजी अधिकारी मॉर्श के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया। क्या किया गया, आत्मसमर्पण। जब उसने चारों तरफ किले के आपकी घेराबंदी कर ली और डुबले ने कहा कि अब आ जाओ मैं देखता हूं, तो यहाँ क्या हुआ, उन्होंने मॉरिशस से भी सेना मंगा ली। डुबले के पास सेना है ही, महत्वाकांक्षी है ही, लड़े तो है ही नहीं अभी तक, फ्रांस की सेना तो लड़ी नहीं अभी तक, व्यापार भी अच्छा कर रहे हैं और दिमाग भी है नो डाउट। अब सरकारी कंपनी है तो गवर्नमेंट का तो पूरा सपोर्ट रहेगा सेना का, ठीक है। अब हुआ क्या, डुबले ने जब यहाँ ज्यादा उस पर प्रेशर जमाया, दबाव डाला, युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में क्या किया, अंग्रेज थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, कौन था अधिकारी, मॉर्श ने क्या किया, अपने घुटने टेक दिए और उसने हार मान ली। हार मानते ही, ध्यान से सुनना, हार मानते ही 1946 में फ्रांसीसियों के हाथ क्या लग गया, फ्रांसीसियों के हाथ क्या लग गया बच्चों, मद्रास लग गया, जो किसका है, अंग्रेजों का है। सोचो, अंग्रेजों का है, हाथ किसके लग गया, फ्रांसीसियों के लग गया। एक तरह से लग रहा है कि फ्रांस जीत रहा है, नो डाउट फ्रांस जीत रहा है। इसी में फ्रांसीसियों ने एक कोशिश की थी, आपके सेंट डेविड को भी, जो एक और बस्ती थी, अंग्रेजी बस्ती थी, सेंट डेविड, इस पर भी उन्होंने क्या किया था, कब्जा करने की कोशिश की थी। सेंट डेविड पर भी कब्जा करने की कोशिश की थी, परंतु मद्रासी जो है वो असफल हो गए। मद्रासी मतलब फ्रांसीसी जो है वो असफल हो गए,
फ्रांसीसी क्या हो गए, असफल हो गए, सेंट डेविड पर वो अपना अधिकार नहीं जमा पाए। फिर भी कहां टेंशन थी, अंग्रेजों के पास तो कुछ हुआ ही नहीं, अंग्रेज तो इतना लड़े ही नहीं, और हमारे यहाँ फ्रांसीसी जो थे उनके पास अंग्रेजों की एक बस्ती आ गई मद्रास। अब अंग्रेजों की बस्ती आ गई, फ्रांसीसी लगा हम जीत गए, हम अंग्रेजों से शक्तिशाली, अब अंग्रेज हमें नहीं हरा सकता। डुबले की तो खुशी जो थी वो चौगुनी और दुगुनी, मतलब दुगुनी क्या, चौगुनी को छोड़ के 10 गुनी हो गई कि अरे वाह मैं ही सब कुछ हूं, अरे वाह मैं ही सब कुछ हूं, अब तो मेरा ही मेरा सब कुछ। हुआ क्या, अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा तुम्हें, ये युद्ध जो है वो यहां तो नाम मात्र का है, हकीकत में ये युद्ध यूरोप में चल रहा था। कहां चल रहा था, यूरोप में चल रहा था। और यूरोप में जब ये युद्ध चल रहा था तो ध्यान से समझना, 1748 में एक संधि होती है, 1748 में एक संधि होती है जिसे आप क्या किस नाम से जानते हो, आक्सा एक्स भी कहते हैं, एक्सेल भी कहते हैं इसको, ठीक है, एक ही बात है, टेंशन मत लो। आक्सा ला सेपल, क्या पढ़ा आपने, आक्सा ला सेपल की संधि, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, एग्जाम में क्या होता है, ये सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि 1748 में या जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, उस युद्ध में, उस युद्ध का विराम या उस युद्ध को रोका या उस युद्ध को जो समाप्ति थी वो किस संधि से हुई थी, वो किस संधि से हुई थी, संधि कौन सी थी, आक्सा ला सेपले, ठीक है, ये जो संधि थी इसने कर्नाटक के प्रथम युद्ध को रोक दिया। और इस संधि के द्वारा, ध्यान से सुनना, इस संधि के द्वारा क्या किया गया, मद्रास पुनः अंग्रेजों को लौटा दिया गया, मद्रास को क्या किया, पुनः अंग्रेजों को लौटा दिया गया कि आप ले लो, ठीक है, संधि हुई है, आपस में लड़ाई नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मद्रास फ्रांसीसियों के पास कब्जे में आ गया, छुड़वा दिया और अंग्रेजों को वापस दे दिया। क्या किया, छुड़वा दिया और अंग्रेजों को वापस दे दिया। बोले ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। पॉइंट यहां तक क्लियर होता है। ये पहला प्रथम युद्ध हुआ और खत्म हो गया 46 से 78 तक। बात यहां तक क्लियर हो गई। ये सन याद रख लेना बस, और ये संधि ये जो संधि है ना ये याद रख लेना। बाकी ये रामलीला है ना, जो बच्चा पीसीएस देगा ना, जो बच्चा पीसीएस दे रहा है ना, अपने बड़ी लेवल के एग्जाम दे रहा है, ये सारे, ठीक है ना, या फर्स्ट ग्रेड वगैरह, तो वो बच्चा फिर भी ध्यान रख सकता है इनको। बाकी अगर नॉर्मल मैं कहूं तो कर्नाटक का पहला युद्ध 46 से 48, 4 साल पहले डुबले आए हैं, ठीक है ना, ये भी याद रख लेना, डुबले आए हैं, और 46 से 48 हुआ और 48 के अंदर ये संधि हो गई। बस इतना ध्यान रख लेना, मेरे लिए काफी हेल्प हो जाएगी तुम लोग, ठीक है ना, बस इतना याद रख लेना। इस संधि को लिख लो, रट लो चाहे से। अच्छा, अब चलो दूसरा युद्ध कर लेते हैं। अब हम नहीं करेंगे, जो हो रहा है हम तो उसको पढ़ेंगे। अगला हम पढ़ लेते हैं कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक का दूसरा युद्ध, चलो कब होता है, कब होता है ये, बस जस्ट यू मान के चलो, यहां खत्म होता है तो वापस यहां शुरू हो जाता है लगभग 54 तक। चलो ठीक है, 49 से 54 तक। अब 1749 से युद्ध चला कब तक, 54 तक, 1754 तक, 49 से लेकर 54 तक। हुआ क्या, हुआ क्या इस बार गड़बड़ क्या हुई, इस बार गड़बड़ ये हुई, पहले तो लड़ रहे थे यूरोप, अब लड़ाई हो रही है भारत में। अब लड़ाई हो रही है कहां, भारत में। अब भारत में यहां लड़ाई कैसे हुई, बात को समझो। भारत में यहां लड़ाई होने के पीछे अगर हम बात करें तो मुख्य 2 रीजन रहे। दूसरा जो युद्ध हुआ कैसे हुआ समझना, यहां उत्तराधिकारी का जो युद्ध है वो लड़ा जा रहा है। भारत के अंदर उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा जा रहा है कि भाई कौन बनेगा राजा, कौन बनेगा करोड़पति, नहीं कौन बनेगा राजा। क्या हो रहा है, पहले वाले में तो यूरोप लड़ रहा था, यूरोप में शांति हुई तो भारत के अंदर भारत लड़ने लग गए, ठीक है। अब भारत लड़ने लग गए तो भारत में हुआ क्या, ध्यान से सुनना। भारत में उत्तराधिकारी युद्ध लड़ा गया। युद्ध हो रहा है कर्नाटक और हैदराबाद में, ठीक है। हैदराबाद के जो कह सकते हैं, हैदराबाद में 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, मैं बनूंगा मैं बनूंगा। कर्नाटक में 2 व्यक्ति लड़ रहे हैं, मैं बनूंगा मैं बनूंगा। इसी बीच फ्रांस और जो अंग्रेज है ना, लड़ने में मजा आता है। देखो, जिन लोगों को युद्ध में मजा आने लग जाता है ना कहीं फिर लड़ाई के रास्ते खोज ही लेते हैं, ठीक है ना कहीं क्या करते हैं, लड़ाई के रास्ते खोज ही लेते हैं। और मैंने जैसे कि कहा कि डुबले, वो व्यक्ति तो महत्वाकांक्षी इतना ज्यादा था, राड की जड़, मैंने क्यों कहा समझना। हुआ क्या, यहाँ डुबले का एक आइडिया काम में है। डुबले ने एक आइडिया मतलब एक काम किया, क्या सोचा, भाई ये 2 लड़ रहे हैं,
होता नहीं है क्या, दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी खा जाता है, सुनी होगी ना ये कहानी। तो दो बिल्ली की जो लड़ाई होती है उसमें बंदर रोटी खा गया सारी, कि भाई इधर ज्यादा हो गई, इधर ज्यादा हो गई, मैं खा लेता हूं, इस तरह रोटी खत्म हो जाती है। वैसे क्या हुआ, दो राजा आपस में लड़ रहे हैं, फायदा डुबले ने सोचा मैं ले लूं। कैसे ले लूं, मैं अगर जिसके साथ रहूंगा वो राजा जीत जाएगा, और वो राजा जीत जाएगा तो बदले में मुझे कोई ना कोई क्षेत्र दे देगा, क्योंकि इतना तो पता ही था कि हमारे राजा मूर्ख है। अब कोई राजा रहा है तो बुरा मत मानना, ठीक है ना, ठीक है ना, राजा रहा है तो कोई बुरा मत मानना। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात सोचो, हमारे यहाँ राजा, मैंने कल पढ़ाया ना, फर्रुखसियर ने क्या किया था, क्या किया, अरे इलाज ही तो किया था, इलाज ही तो किया था, और अपना इतना कुछ दान में दे दिया, इस हद तक दान में दे दिया, तो तुम्हारे आगे आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों ने इस चीज को झेला है, पूरे देश ने इसको झेला है, ठीक है। ये फर्रुखसियर राजा ने किया, खुश हो गया तो राजा सब कुछ दान कर देता है। वैसे ही आपके यहाँ अब जो राजा है लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में है ना फायदा उठाएगी अंग्रेज और फ्रांसीसी। फायदा कौन उठाएंगे, अंग्रेज और फ्रांसीसी। अब देखो लड़ तो हो रहे हैं, पर अंग्रेज फ्रांसीसी को पता है कि अगर इनमें से कोई भी जीता तो हमारे एहसान तले दब जाएगा पहला। और एहसान राजा लेते नहीं है, राजाओं को मतलब नाम तो बहुत बड़ा चाहिए ना, एहसान तो लेते नहीं है। अब एहसान लेंगे नहीं तो बदले में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा सारा देंगे ताकि एहसान चूक जाए, और वो एहसान चूकने के चक्कर में हमारी जो क्षेत्र है वो चले जाएंगे कंपनियों के पास में, हमारा क्षेत्र है वो चला जाएगा कंपनियों के पास में, और कंपनी अपने काम का करेंगी विस्तार। तो इस चक्कर में युद्ध हो रहे हैं। अब इस युद्ध में ध्यान से सुनना, इस युद्ध में ध्यान से सुनना। सबसे पहला अगर हम बात कर लेते तो कर्नाटक को ले लो, एक एक को समझा देती हूं मैं, हालांकि इतना ज्यादा डिटेल में कम पूछा जाता है, पर सुन लो। कर्नाटक में होता है, आप यूं कह सकते हैं आपका 1749 में कर्नाटक में युद्ध हुआ। और हुआ क्या उस कर्नाटक में, अच्छा राजा कौन कौन थे, एक तो था चंदा साहब, ठीक है, चंदा साहब वर्सेस लड़ाई थी अनवरुद्दीन की। लड़ाई किसकी थी, चंदा साहब और अनवरुद्दीन, मतलब मैं बनूंगा शासक, मैं बनूंगा शासक। ये मैं बनूंगा शासक में क्या हुआ, चंदा साहब को फ्रांसीसी कंपनियों ने सपोर्ट किया, मतलब डुबले ने सपोर्ट किया। क्या किया, डुबले ने सपोर्ट किया, और डुबले ने सपोर्ट करके इसको जिता दिया। ये गया जीत। और अनवरुद्दीन के हाथ में, हालांकि अंग्रेजों ने इसकी सहायता तो करी, परंतु अंग्रेजों ने इसकी सहायता करने में इतनी ज्यादा भूमिका नहीं दिखाई। क्या की सहायता तो करी, परंतु सहायता करने के लिए इतनी ज्यादा भूमिका नहीं दी, मतलब इतना महत्वपूर्ण रूप से योगदान नहीं दिया। ये गया हार गया, मतलब इसकी हत्या कर दी, मार दिया गया, इसका किस्सा खत्म। ये बन गया राजा। ध्यान से सुनना इस चीजों को, ठीक है। ये जीत गया, सहायता मिली, और सहायता मिलकर ये गया जीत। क्योंकि इससे पहले जब अंग्रेज थे ना, वो क्या करते थे, किसी राजा, जो बना हुआ राजा है, उससे क्षेत्र लेते थे। अंग्रेजों को ये नहीं पता कि अगर इन दोनों बिल्लियों की लड़ाई में मैं बीच में बंदर बन जाऊंगा तो मुझे फायदा कितना होगा। अंग्रेजों ने इसलिए इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि क्यों लड़े हम लोग आपस में, जो राजा बनेगा हम उनसे बात कर लेंगे। अब यहां हुआ क्या, जब डुबले ने इसका सहयोग किया और ये जीत गया, तो फ्रांसीसी को इसने काफी क्षेत्र जो है इसकी काफी उपहार में दिए, काफी इसकी सराहना की। तो अंग्रेजों को आंखें खुली, अरे बोले ये तो गड़बड़ हो गई, ऐसे थोड़ी ना होता है। बोले हाँ बिल्कुल। तब डुबले की रणनीति को समझा कि ये तो क्या कर रहा है, बंदर बन रहा है। तो इसने क्या किया, अब आगे ध्यान से सुनना। ये तो हो गया युद्ध, अब हुआ हैदराबाद में। हैदराबाद की लगभग कहानी आती है 1750 के आसपास की। हैदराबाद की जो कहानी आती है वो कहां से आती है, लगभग 1750 की। इसमें लड़ाई करने वाला कौन था, एक था मुजरफ जंग और एक व्यक्ति था नासिर जंग, ठीक है। यूं मान के चलो कि बहुत ज्यादा चीजें समझकर फिर मैंने इसको शॉर्ट आउट करी, एकदम सिंपल वे में दे रही हूं मैं आपको। मतलब आप अगर इस किताब में पढ़ोगे तो कहीं ये तो मिलता ही नहीं है, ये मिलेगा नहीं, मिलेगा तो फिर इतना उलझुल करके मिलता है कि समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो अब यहां से हम युद्ध करके निपटा के आ गए, फ्रांसीसी जीत गए, यहां फ्रांस जीत गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुजाफर जंग और नासिर जंग, इसकी सहायता करते हैं फ्रांसीसी और इसकी सहायता करते हैं अंग्रेज। अब बात समझना हुआ क्या, होता क्या, हालांकि इतनी भी सपोर्ट नहीं करते हैं। ये जाता है जीत, युद्ध में नासिर जंग जाता है जीत, परंतु जीतने के बाद इसको क्या करते हैं, इसकी जो सेना होती है उसको भुसला सुसलाकर या कह सकते हैं पैसे देकर, फ्रांसीसी पैसे देकर अपना काम निकलवा लेते हैं और इसको बंदी बना लेते हैं और बंदी बनाने के बाद इसकी कर देते हैं हत्या।
जीतता तो ये है, परंतु उसको बंदी बनाकर इसकी कर देते हत्या, और इसको बनाने की तैयारी हो रही है नवाब कि भाई साहब मुजफ्फर जंग जी को राजा नवाब बनाया जाएगा हैदराबाद का। और मुजफ्फर जी को नींद नहीं आई, इतना मजा आया कि मैं राजा बनूंगा, वाह, मैं जो चाहता था वो हो गया। फ्रांसिसियो, मैं आपकी बहुत बहुत आभार। पर ये बनने से पहले इसकी भी हो गई हत्या, नवाब बनने से पहले इसकी भी हो गई हत्या, ये भी गए परलोक। ठीक है, जहां भी गए इनकी हो गई हत्या। तो इनकी हत्या होने के बाद में, इन्हीं का कह सकते हैं रिश्तेदार था सावल्त जंग। ठीक है, सावल्त जंग जो था उसे नवाब बना दिया। उसे क्या किया? नवाब बना दिया। नवाब तो किसी ना किसी को तो बनना था भाई, इसकी हत्या हो गई तो फ्रांसीसियो ने क्या किया, इसी के रिश्तेदार को क्या किया, नवाब बना दिया। और इसने क्या किया, नवाब बनाने की खुशी में फ्रांसीसियो को उपहार दिए, क्षेत्रदान में दे दिए। बात समझ गए? उपहार दिए और क्षेत्रदान में दे दिए। चलो अब यहां समझ में आया हुआ क्या। हालांकि जीते तो इस तरफ से ये थे, परंतु अंततः जीत किसकी हो गई? अंततः जीत किसकी हो गई? फ्रांस की। फायदा किसको मिल गया? फ्रांस को मिल गया। ठीक है, फायदा किसको मिला? फ्रांस को मिला। जीता कौन? फ्रांस। अब होता क्या है, अंग्रेज जब बार बार इस चीज को टॉर्च भी हो रहा क्या, ये क्यों लड़ रहे हैं और ये जीत रहे क्यों है, क्या चक्कर है? अब गौर फरमाना हुआ क्या। मद्रास के अंदर 1751 में आ जाते हैं सांडर्स। सांड आ जाते हैं, मतलब 1751 में सांडर्स गवर्नर बनते हैं मद्रास के। कि भाई तुम बहुत हो गए, इतनी देर हो गई लड़ते लड़ाते, कुछ ना कुछ चुगुर करते रहते हो। मद्रास के गवर्नर के रूप में आए हैं 1751 में सांडर्स। बोला अब लड़ो, मैं बताता हूं तुम्हें क्या होता है। अब हुआ क्या, अब देखो फ्रांसीसियो की बाजी ऐसे पलटती है जैसे डुबले आने से अंग्रेजों की बाजी पलट गई। ठीक है, वो हारते रहे। वैसे ही सांडर्स के आने के बाद में और फिर अंग्रेजी सेनापति क्लाइव, वो और ही खतरनाक। तो सांडर्स और क्लाइव की ऐसी रणनीति फिक्स बैठी जिससे अंग्रेज जो फ्रांसीसी हैं वो जाते ही दिखे। कैसे जाते दिखे, समझो हुआ क्या। अब आगे समझना। यहां तो चलो किस्सा खत्म हो गया, परंतु कर्नाटक में किस्सा फिर शुरू हो गया। 1751 में क्या हुआ, चंदा साहब के ऊपर आक्रमण किया। किसने? चंदा साहब पर आक्रमण करने वाला है मोहम्मद अली। कौन है? मोहम्मद अली। आक्रमण करने वाला कौन? मोहम्मद अली। ठीक है, आक्रमण इसने कर दिया। अब ध्यान से सुनना, इस मोहम्मद का सपोर्ट कर रहे हैं अंग्रेज। मोहम्मद की पूरी मदद कर रहे हैं अंग्रेज, और यहां चंदा साहब की मदद कर रहे हैं फ्रांसीसी। अब देखो यहां पता चलेगा तुम्हें हुआ क्या, रियल स्टोरी क्या हुई वो यहां पता चलेगी। मोहम्मद अली ने आक्रमण कर दिया चंदा साहब पर, भाई ये जगह मेरी, मैं रहूंगा। ठीक है, अंग्रेजों ने इसकी सहायता करी। अब ध्यान से सुनना हुआ क्या। चंदा सहाय थे आपके कहां? त्रिचनापल्ली में। कहां थे? त्रिचनापल्ली में। अब देखो त्रिचनापल्ली में अगर हम बात करते हैं तो चंदा साहब को चारों तरफ से घेर लिया अंग्रेजों ने घेर लिया। अंग्रेजों में घेरने वाला कौन था? क्लाइव। अगर हम बात करते हैं मुख्य जो सेनापति था वो कौन था? क्लाइव। इसने घेर लिया। घेरने के बाद में इस जो त्रिचनापल्ली है इसके ऊपर अधिकार नहीं जमा पाए। क्यों? क्योंकि भाई चंदा साहब की भी सेना है ना, और फ्रांसीसियों की भी सेना है। तो यहाँ वो एकदम डटे रहे कि क्या करें। तो क्लाइव ने कोनी मारी और ये बोला एक काम करते हैं, अकाट जो इसकी राजधानी है उस पर भी ये यहाँ बिजी है, तो हम एक काम करते हैं, मोहम्मद सारे लगे रहेंगे, मोहम्मद सारे दोनों लड़ते रहेंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं इनकी राजधानी अकाट पर। और क्या किया, ध्यान से सुनना। 1751 में अंग्रेजों ने इनकी राजधानी थी अकाट, ठीक है, उस पर अपना अधिकार कर लिया। क्लाइव जीत गया। क्लाइव के सेनापति बनने के बाद में ये उसकी बहुत बड़ी जीत थी। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ध्यान से समझना। देखो कैसे बाजी पलट रही है। फ्रांसीसी सरकते जाएंगे, क्या होगा, फ्रांसीसी सरकते जाएंगे और कौन आएगा, अंग्रेज आते चलेंगे। अब देखो अंग्रेज जो है वो कैसे बढ़ते हैं,
ठीक है। अब अकाट जो इसकी राजधानी थी चंदा साहेब की, इन्होंने क्या किया, अकाट पर राजधानी पर अधिकार कर लिया। चंदा साहब ने अपने बेटे को भेजा, बोले जा बेटा, ऐसे कैसे अधिकार कर लिया। बेटा पहुंचा, पहुंचते ही उसने दबाव बनाया, क्लाइव हार जाता, परंतु क्लाइव को फिर सैंडर्स ने क्या की, सेना भेजकर क्लाइव की फिर मदद कर दी और बेटे को फिर वापस आना पड़ा। बोले पापा जी नहीं दिया, क्या कहा, बोले पापा जी नहीं दिया। बोला कोई बात नहीं, नहीं दिया तो वापस बना लेंगे, दूसरी राजधानी बना लेंगे, अपन तो अपनी त्रिचनापली को बचाते हैं। और इस त्रिचनापली को भी नहीं बचा पाए। सैंडर्स और क्लाइव जो है वो एक जीत के बाद दूसरी जीत की ओर बढ़ते रहे और उन्होंने 1751 में त्रिचनापली और अकाट दोनों के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। और फ्रांसीसी जो उनका साथ सेनापति, फ्रांसीसी जो सेनापति जो अधिकारी था वो था लॉ। चंदा सहाय की हत्या कर दी और लॉ भी क्या गए, हार। फ्रांसीसी गए हार, ध्यान से सुनना, फ्रांसीसी गए हार और फ्रांसीसी हारने के बाद में अंग्रेज गए जीत। पर डुप्ले, ध्यान से सुनना, रणनीति किसकी चल रही है, डुप्ले की। क्या डुप्ले हार मानने वाला में से था क्या, नहीं था। डुप्ले फिर लड़ पड़ा, फिर किसी ना किसी चीज पर, अब वो गया मद्रास की तरफ। बोला अच्छा लो मैं बताता हूं, वो फिर गया मद्रास की तरफ। ठीक है, यही आपस में खटपट चल रही थी। इसी खटपट के अंदर किसी ने शिकायत कर दी और 1700 लगभग 1753 में आते आते डुप्ले को तो बुला लिया वापस। फ्रांस ने डुप्ले को तो बुला लिया वापस कि भाई तुम तो आ जाओ। ठीक है, डुप्ले ने अब आदेश आ गए गवर्नमेंट के, तो बेचारे को जाना पड़ेगा, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, डुप्ले को तो बुला लिया वापस और आपके यहां गेडेहू नए गवर्नर को भेजा। गेडेहू नए गवर्नर को क्या किया, नए गवर्नर को भेजा और नए गवर्नर ने आते ही कहा कि भाई ये सारी जो लड़ाई है ना इसे करो खत्म। क्यों, क्योंकि लड़ाई की जड़ जो थी वो जा चुकी है, लड़ाई की जो जड़ है वो जा चुकी है, लड़ाई को करो खत्म और शांति रखो। और इसी शांति के साथ में इस युद्ध का अंत होता है पांडिचेरी शांति संधि के साथ। समझ में आ गई बात, हुई क्या, पूरी कहानी समझ में आई। देखो हालांकि ये रामायण तुम्हारे है ना इतनी काम की नहीं है, ये जो रामायण बताई मैंने, ये लड़ रहा है वो जीत रहा है, ये लड़ रहा है वो जीत रहा है, इससे ये रामायण काम की तो नहीं है। बट ये क्या होता है, तुम्हें ये पता चलेगा कि देखो इसमें फ्रांसीसी जीते, एक तरह से देखा जाए मद्रास पर अधिकार कर लिया था, फ्रांसीसी का वर्चस्व है, फ्रांसीसी महत्वपूर्ण। दूसरे वाले में क्या हुआ, ये दोनों जो युद्ध थे ना, ये दोनों युद्ध जो है वो फ्रांसीसियों के लिए बड़े महत्वपूर्ण थे और वो जीते भी हैं। फ्रांसीसी ने दोनों युद्ध जीते भी हैं। वो जिसको चाहते थे ना, जिसकी तरफ फ्रांसीसी थे ना, उन व्यक्तियों को उन्होंने गद्दी दिला भी दी थी, ऐसी बात नहीं है। परंतु यहां जैसे सैंडर्स आया वैसे ही आपके यहां डुप्ले की जो पावर है वो कम होती गई और सैंडर्स और क्लाइव जो है वो अंग्रेजों को उठाते फ्रांसीसियों को तो उन्हें नीचे धकेल दिया और खुद ने वापस वही वर्चस्व हासिल कर लिया जो पहले था। और ये वर्चस्व की कहानी मैंने बता दी आपको। चंदा साहेब, फ्रांसीसी, देखो होता क्या है, फ्रांसीसियों ने इस युद्ध में ज्यादा इतना वो इंटरेस्ट नहीं लिया। क्यों, क्योंकि उनको पता था कि हम जीत जाएंगे। होता क्या, कई बार आदमी ओवर कॉन्फिडेंस में पागल भी तो हो जाता है, तो उन्हें यूं लगा कि हम जीत जाएंगे, हमें कौन हरा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, इस युद्ध में इतना ज्यादा फोकस नहीं किया और अंग्रेजों ने अपनी जान लगा दी कि भाई या तो आर पार की कहानी है, इस बार जीतना है वरना तो कुछ नहीं मिलेगा। तो सैंडर्स और क्लाइव ने क्या किया, जितना दिमाग, जितने हथियार, जितनी सेना सब झोंक दी इसके अंदर। क्यों, क्योंकि ये युद्ध जो है वो तय करेगा कि आगे जो है काम कौन करेगा। ठीक है ना, फ्रांसीसी वर्चस्व हासिल करेंगे या अंग्रेज वर्चस्व हासिल करेंगे। ठीक है, ये किसको पता था कि तीसरा भी युद्ध होगा, भाई आपको ये थोड़ा ना पता है कि 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरा नहीं होगा। ये किसको पता था तीसरा नहीं होगा, उन्हें तो लगा ये अंतिम है और हमें जीतना है। तो अंग्रेजों ने सब कुछ लगा दिया अपना और लगाने पर जीते भी है। देखो मेहनत करी है तो जीते भी है। सैंडर्स क्लाइव की रणनीतियां बहुत शानदार थी। इधर कब्जा किया, मोहम्मद अली इधर लड़ रहा है और अपनी सेना जो है उसको मोड़ लिया राजधानी की तरफ और काटा पर क्या किया, अधिकार कर लिया। क्लाइव की सबसे महत्वपूर्ण जीत थी। ये सारे काम 1751 है। त्रिचनापली पर इन्होंने घेराबंदी करी 51 में।
अकार्टा जो है उस पर अकार्टा जो इसकी राजधानी है उस पर अधिकार किया 1751 में इस पर। फिर बाद में चंदा शाही की हत्या करके उसे, मतलब हालांकि ये भाग गया था, ठीक है, भाग गया था और भागने के बाद में भी इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी और इस पर अधिकार कर लिया। तो यहां फ्रांसीसी को अब पता चल गया कि अब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, अब तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया, 53 में जो डुबले था राड की जड़, उसको तो बुला लिया वापस और इनकी जगह गेडुक जो है उन्हें गवर्नर बनाकर भेजा। और गेडू ने कहा भाई लड़ाई मत करो, अब शांति रखो, लड़ाई नहीं करनी है। और इसके आधार पर पांडिचेरी संधि हुई और पांडिचेरी संधि के साथ में ही दूसरे कर्नाटक युद्ध को मिला विराम, ठीक है, दूसरे कर्नाटक युद्ध को क्या मिला, विराम। चलो यहां क्लियर समझ में आई ये बात। अब पढ़ लेते हैं तीसरा वाला। तीसरे में क्या हुआ, देखो, बिल्कुल तीसरा। तुम युद्ध सुनकर कितने एक्साइटेड हो जाते हो, सबके सब आक्रामक बच्चे हो, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा युद्ध, ठीक है। अब है ना, तीसरे युद्ध में मैं कुछ चीजें आपको यहां क्लियर कर देती हूं, कुछ चीजें यहां आपको जो है वो क्लियर करनी है। क्या पॉइंट को समझना है, क्या क्लियर करना है, ये ध्यान से सुनो। देखो तीसरा जो है, अब एक बात ध्यान से सुनना, होता क्या है। अब अगर मैंने यूं लिखा, मैंने ये लिखा, ठीक है, जैसे कि आप बता रहे हो, मैंने ये लिखा, तो मैं आगे आपको एक बात पढ़ाऊंगी कि इसी युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। अब आपका दिमाग दौड़ेगा, मैडम आप क्या कह रहे हो, ये 7 साल कहां हुए, ये तो 5 ही हुए, ये तो कहां 7 साल हुए ही नहीं है, तो 5 साल ही हुए, ये कहोगे ना मैडम। अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या, पहले कंडीशन को समझो, तो तुम लोग निर्णय बहुत जल्दी निकाल देते हो। एक तो थोड़ा सा इसको समझना, लगभग 56 से 1763 होता क्या है, ध्यान से सुनना। अब हो गया ये तो युद्ध, चलो भारत, ये तो यूरोप में, ये भारत का उत्तराधिकारी, ये फिर यूरोप में। अब देखो मैंने क्या कहा था, दूसरा युद्ध होता है, ये तो यहां शांति कर लेते हैं, भी ठीक है, पांडिचेरी संधि हुई, खत्म कहानी, अब लड़ो मत, ये शांति कर लेते हैं ना। पर ये पांडिचेरी जो संधि है ज्यादा दिन टिकती नहीं है, क्यों, क्योंकि अब यूरोप के अंदर, ध्यान से सुनना, यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया तथा प्रशा, यूरोप में ऑस्ट्रिया और प्रशा में युद्ध शुरू हो गया। इनमें क्या हो गया, युद्ध शुरू हो गया, ये लड़ना इन्होंने शुरू किया। और ऑस्ट्रिया की तरफ थे फ्रांसीसी, ऑस्ट्रिया की तरफ कौन थे, फ्रांसीसी। और प्रशा किसकी तरफ थी, प्रशा की तरफ कौन थे, अंग्रेज, मतलब ब्रिटेन, कौन थे, ब्रिटेन थी। अब हुआ क्या, ये जो इनका युद्ध शुरू होता है, ये शुरू होता है 56 से 63 में। शुरू कब होता है, 56 में। अब देखो ये युद्ध यूरोप में शुरू होता है, ये लड़ाई यूरोप में शुरू होती है और यूरोप में 56 में शुरू होती है, 63 में खत्म होती है। बताओ ये 7 वर्ष हुए या नहीं हुए। तो इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं, इसलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। अब आप इस पर मत जाना, क्योंकि ध्यान से सुनना, ये युद्ध वहां चल रहा है, वहां यूरोप में शुरू हो गया 56 में। यूरोप में 56 में खटपट करनी शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई, व्यवस्थाएं सारी गड़बड़ाई, ठीक है ना। और धीरे धीरे ध्यान से सुनना, धीरे धीरे इस युद्ध का विस्तार पहुंच गया भारत में। और भारत में इस युद्ध का विस्तार पहुंचा और भारत में फ्रांस और ब्रिटेन लड़ना कब शुरू करती है, 58 में। इसलिए कभी भी प्लीज, कभी भी एग्जाम में कंफ्यूज मत होना, अगर तुमसे सिंपल सी बात करें, कर्नाटक का तीसरा युद्ध भारत में कब होता है, तो हमारे यहां शुरू हुआ है 58 से लेकर 63 तक, 58 से लेकर 63 तक शुरू हुआ है यहां, ठीक है ना। पर एक्चुअल में अगर मैं तुम्हें बताऊं तो ये 56 से ही शुरू हो जाता है, यहां 58 लिखा है, क्योंकि 58 में शुद्ध रूप में हम लोग युद्ध करने की स्थिति में आ जाते हैं। हालांकि युद्ध का जो काम है वो तो शुरू हो जाता है 56 में, ठीक है ना। युद्ध का काम जो है वो 56 में ही शुरू हो जाता है, यूं मान के चलो,
अब समझ में आए इसे सप्तवर्षीय युद्ध क्यों कहते हैं, इसे सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो क्यों कहते हैं। अब इस चीज को समझे। अब देखो होता क्या है, धीरे 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 बातों को धीरे धीरे समझो। अब कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना। भारत में ये होता है, इस वक्त शुरू होता है, किताबों में काफी जगह ये तारीख मिलती है, ठीक है ना, मैं इसलिए आपको बता रही हूं। और ये जो है इसको हम कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, और ये युद्ध की शुरुआत है यूरोप के अंदर, ठीक है ना, ये यूरोप के अंदर है। भारत में यहां अगर देखा जाए, हालांकि इसकी हलचल तो हमें पहले दिखने लग गई थी। क्या हुआ था, इसकी हलचल तो हमें पहले ही दिखने लग गई थी, क्योंकि ध्यान से सुनना होता क्या है, ध्यान से सुनना होता क्या इस युद्ध में। सबसे पहली बात, जैसे ही यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन लड़ते हैं ना, तो फ्रांस इतना होशियार था, उसको पता है कि भारत में, उसको पता है कि भारत के अंदर हमारे लोग हैं, तो क्यों ना अगर हम ब्रिटेन, भारत में अगर ब्रिटेन को हरा दे, फ्रांसीसी जीत जाए, तो कम से कम हमारा वहां तो वर्चस्व रहेगा। उन्होंने क्या किया, इस चक्कर में एक व्यक्ति को भेजा, काउंट डी लाली, इस व्यक्ति को भेजा, और इस व्यक्ति के साथ एक विशाल सेना भेजी, विशाल सेना भेजी। किसने भेजी, फ्रांस ने भेजी। और फ्रांस ने ये और कह दिया कि भारत में जो भी सैनिक, गैर सैनिक, असैनिक जो भी काम होंगे सारे कौन करेगा, लाली करेगी। कौन करेगा, लाली व्यक्ति का नाम था, कौन करेगा, डी लाली करेगा। सोचो, और डी लाली के साथ में फ्रांस ने एक बहुत मजबूत और एक बहुत शक्तिशाली सेना भेजी कि भाई तुम जाओ और भारत में जो हमारे फ्रांसीसी लोग हैं, जो दोस्त हैं, उनकी मदद करो और वहां ब्रिटेन को हरा दो, वहां ब्रिटेन को हरा दो। बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काउंट डी लाली एक विशाल सेना लेकर आया, कहां से, फ्रांस से। अरे भाई मुझे ये बताओ, जब वो सेना लेकर आ रहा है, जब वो सेना लेकर आ रहा है, तब क्या, ध्यान से सुनना, तब क्या ब्रिटेन चुपचाप बैठी है क्या। अब सोचो ब्रिटेन ने क्या किया, देखो कितना महत्वपूर्ण है, तुम्हें आज पता चलेगा बंगाल कितना महत्वपूर्ण है या पहले था। क्या हुआ है, ये सेना लेकर आया, उसी बीच अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल पे कब्जा कर लिया, और बंगाल पे कब्जा होते ही वो है आर्थिक रूप में मजबूत हो गए। अब उनको कम से कम पैसे की तरफ तो देखने की टेंशन ही नहीं है, बंगाल पूरा अंग्रेजों का और पैसा पूरा अंग्रेजों का, पैसे में तो कमी आएगी नहीं, और पैसा जहां है वहां सैनिक भी होंगे, हथियार भी होंगे, और भी तकनीकी होंगी। पैसा जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो क्या हुआ, जब तक देखो ये सेना लेकर आया है, ये तो सेना लेकर आया, परंतु यहां क्या होता है, जब बाहर से सेना आ रही है तो बाहर से सेना की आवश्यकता तो पड़ती है, परंतु सेना में भारत में आने के बाद में भी तो पैसा चाहिए होता है ना। अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल पे कब्जा कर लिया और आर्थिक रूप से, ध्यान से सुनना, कब्जा कर लिया और आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। इसी कब्जे में देखो, ध्यान से सुनना, हुआ क्या, मैंने तुम्हें बताया ना, चंद्रनगर किसका था, फटाफट जवाब दो, चंद्रनगर किसका था, चंद्रनगर की जो कोठी है, चंद्रनगर जो है वो किसका था, फटाफट जवाब दो। मैं इतनी देर से पढ़ा रही हूं ना, तो कम से कम तुम भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स जो है वो ढंग से करो, क्योंकि तुम पढ़ तो रहे नहीं हो, आपस में बातचीत कर रहे हो, ठीक है। चंद्रनगर किसका था, फटाफट रिप्लाई करो, तो कि मुझे पता चले कि तुम जग रहे हो, सब सोए तो नहीं हो ना। चलो ठीक है, चंद्रनगर किसका था, आहिस्ता खां का था, रुपेश पटेल जी, आहिस्ता खां का तो था, उसके बाद किसका हो गया ये, अब फ्रांस का हो गया, ठीक है ना, बिल्कुल। ये किसका है, फ्रांस का है। और हुआ क्या, बंगाल में आया भाई बंगाल पे ध्यान से सुनना, बंगाल पूरा किसका, अंग्रेजों का, और बंगाल में ही चंद्रनगर जो कि किसका था, फ्रांस का था। तो बंगाल में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर भी अपना कब्जा कर लिया। क्या किया, अपना कब्जा कर लिया, कब, 1757 में। 1757 में फ्रांस की जो बस्ती थी, फ्रांस की जो बस्ती थी बंगाल में, चंद्रनगर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। किसने कर लिया, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। बंगाल में थी भाई, बंगाल पर कब्जा किया तो इस पर भी कब्जा हो गया। क्या हुआ, बंगाल पे कब्जा किया तो इस पे भी कब्जा हो गया। अब डी लाली जी को आया गुस्सा, बोले ऐसे कैसे कब्जा कर लिया, मैं बताता हूं अभी अंग्रेजों को,
इनको गुस्सा आया क्योंकि सेना लेकर तो आए हुए थे ना, तो सेना लेकर आए और गुस्से में आए, और गुस्से में आते उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की एक बस्ती थी, अंग्रेजों की एक बस्ती थी, मैंने तुम्हें पहले भी बताई है ना, सेंट डेविड, सेंट डेविड, उस पर डुबले तो असफल रहा था कब्जा करने के लिए, परंतु लाली जी जो है वो सफल रहे, लाली जी जो है वो सफल रहे और सेंट डेविड पर कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया किसने, फ्रांसीसियों ने। अब देखो तुम्हें पता चलेगा कैसे खटपट हो रही है, इधर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने और इधर सेंट डेविड पर, इधर सेंट डेविड पर कब्जा कर लिया किसने, सेंट डेविड पर कब्जा किसने कर लिया, क्योंकि सेंट डेविड जो है ना वो पांडिचेरी के पास में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यही पांडिचेरी के पास में ही था, ठीक है। इस पर तो कब्जा कर लिया फ्रांस ने और इस पर कब्जा कर लिया ब्रिटेन ने। सोचो आपस में जो उनकी जगह है उस पर आपस में कब्जा चल रहा है, हो गया कब्जा, ठीक है, लड़ोगे। अब इसी लड़ाई के अंदर 1760 में बताओ क्या हुआ, 1760 की घटना तो बेटा हिस्ट्री में, फ्रांसीसियों की हिस्ट्री में तो यूं मान के चलो एक महत्वपूर्ण युद्ध है। बताओ 1760 में क्या हुआ, 1760 है उस 1760 में क्या हुआ, 1760 जो है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है, क्या हुआ है, बिल्कुल वांडीवाश युद्ध। क्या हुआ, वांडीवाश युद्ध, क्या बात है, सही कहा एकदम, वांडीवाश युद्ध। 1760 में वांडीवाश का युद्ध होता है और युद्ध किसके बीच में, ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस। कि आ जाओ अब दोनों दो दो हाथ कर लेते हैं, कौन जीता कौन हारा देखते हैं, दो दो हाथ कर लेते हैं ये युद्ध। अब ये मान के चलो फिर अंग्रेजों ने इस बार सोचा कि ये युद्ध अंतिम है, जो कि अंतिम ही था। इन्होंने इस बार देखो फ्रांस ने अपनी पूरी मेहनत, पूरी जीत जान लगा दी, इधर ब्रिटेन ने अपनी पूरी जीत जान लगा दी और जीत कौन गया, ब्रिटेन। जीत कौन गया, ब्रिटेन। ब्रिटेन गया जीत, फ्रांस गया हार। अब फ्रांस की ये जो हार थी, इसी हार के साथ में जो है वो फ्रांस को चुप होना पड़ा और ये मानना पड़ा कि भाई अंग्रेज तो हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, हम अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सकते। यहां उनको घुटने टेकने पड़े थे। तो वांडीवाश का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने अंग्रेजों को वॉश कर दिया। अंग्रेजों को मतलब अंग्रेजों को नहीं, बाप के फ्रांसीसी को वॉश कर दिया, ठीक है ना। तो ये समझो वांडीवाश के युद्ध ने फ्रांस जो है उसको वॉश कर दिया, खत्म कर दिया। वॉश का मतलब साफ कर दिया, एक तरह से वॉश कर दिया। पॉइंट यहां से क्लियर होता है। अब देखो वांडीवाश के युद्ध में ब्रिटेन जीत गया, फ्रांस गया हार। अब फ्रांस हार गया, इसी के साथ में आपको यह पता होना चाहिए 1761 में पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया, पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया। किसने, पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। पांडिचेरी किसका, फ्रांसीसियों का। पांडिचेरी किसका, फ्रांसीसियों का, ठीक है। पांडिचेरी फ्रांसीसियों का और इस पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। कब्जा कर लिया किसने, अंग्रेजों ने। फिर भी छोटे मोटे खटपट तो चल ही रहे थे। इस खटपट के अंदर, हालांकि इतना महत्वपूर्ण है, इसी खटपट के अंदर आपके यहां 1763 में होती है पेरिस संधि। 1763 में क्या होती है, पेरिस संधि। और इस पेरिस संधि, ध्यान से सुनना, इसमें क्या था। इस पेरिस संधि में फ्रांस को अपनी पांडिचेरी मिल गई, फ्रांस को अपनी पांडिचेरी मिल गई और अंग्रेजों को अपना मद्रास वापस मिल गया। मतलब जो जिसका था वो वापस उसी को दे दिया जाए, जो जिसका था वो वापस उसी को दे दिया जाए। और फ्रांसीसी जो है वो केवल व्यापार करेंगे, किलेबंदी नहीं करेंगे। व्यापार करो, अपनी सीमा में, अपने दायरे में रहकर करो। ज्यादा अगली बार पैर फैलाने की कोशिश की तो इस बार फिर तुम्हें दबा दिया जाएगा। और फ्रांसीसियों ने इस हुक्म की पूरी की पूरी हुक्म को कबूल किया कि बिल्कुल ठीक है, आप हम अपना चुपचाप काम करेंगे, हम अपना चुपचाप काम करेंगे, आप अपना काम करो, हम हमारा काम करेंगे, आपके काम में बीच में हम नहीं आएंगे। जो हमारे निश्चित क्षेत्र हैं, जो हमारे निश्चित दायरे हैं, उन्हीं में रहकर काम करेंगे। तो फ्रांसीसी लगभग सिमट कर रह गए पुद्दुचेरी में ही।
पांडिचेरी में, अब पुडुचेरी है, पांडिचेरी में ही सिमट कर रह गए। तो वॉन्डिवॉश ने वॉश कर दिया फ्रांसीसियों को। बात समझ गए? डन, यहां तक बात हो गई क्लियर। तो पेरिस संधि में क्या हुआ, जिसके पास जिसने जो कब्जा कर रखा था, जो बड़ी मेहनत से कब्जा कर रखा था, वो वापस लौटा दो। संधि एक तरह से समझौता ही होता है, ठीक है ना, संधि एक तरह से समझौता ही होता है। तो जिसके पास जो है वो वापस लौटा दो और आराम से व्यापार करो और काम करो। अंग्रेजों ने तो साफ कह दिया कि भाई तुम व्यापार करो, मैं नहीं कुछ नहीं कहूंगा, परंतु ज्यादा हाथ पैर मत फैलाओ, शासन मत करो, अपना विस्तार मत करो, जहां हो वहीं टिके टिके काम कर लो चुपचाप। इन्होंने कहा हम चुपचाप काम कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें लड़ने का कोई शौक नहीं है, ठीक है ना, ये हमें लड़ने का जो है वो कोई शौक नहीं है। बात यहां तक क्लियर हो गई। अब ये हो गए आपके 3 युद्ध, और युद्धों के साथ में ही आपने पढ़ ली 3 तरह की संधि, और 3 तरह की संधि के साथ में ही यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन है वो होता है अपना कंप्लीट। यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन है वो होता है कंप्लीट, ठीक है। ये एक और लिख देती हूं मैं, आक्सा ला शेपल। अक्सा भी मिल जाता है, एक्सा भी मिल जाता है, ठीक है ना। इस पे नाम पर कभी से कंफ्यूज मत होना प्लीज, नाम पर लेकर ऐसी चीजों को कंफ्यूज मत होना। ये हो गई संधियां, ये हो गए काम। अब कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो, सबसे पहले पुर्तगाली आए ना, तो पुर्तगालियों के साथ अंग्रेजों ने युद्ध किया, स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध, और स्वाली के युद्ध हुआ है, स्वाली का युद्ध हुआ है 1611 में, और जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की, ठीक है। युद्ध किसके बीच में होता है भाई? ये तीनों युद्ध होते हैं वर्सेस अंग्रेज। तो ये मैं यूं समझा रही हूं कि भारत में जैसे यूरोपियन कंपनियां आई है और उनको वापस ब्रिटेन ने कैसे भगाया, कब कब भगाया, एक साथ देख लो, याद करने में आसानी हो जाती है। तो सबसे पहले अंग्रेजों ने लड़ाई करी पुर्तगालियों से, स्वाली का युद्ध 1611 में, और जीता कौन? अंग्रेज जीत गए। दूसरा, हालांकि तीनों में अंग्रेज ही जीतते हैं। दूसरा व्यक्ति कौन आया? डच। डच के साथ में आप कह सकते हो बेदरा युद्ध, इसे आप चिंसरू युद्ध भी कहते हो। अगर कहीं नाम देखते हो तो कंफ्यूज मत होना। ये 1759 में था ना, 1759 में था, और इसमें भी जीते कौन? अंग्रेज। इसमें भी कौन जीते? अंग्रेज। तीसरा युद्ध किसके साथ हुआ? भी पहली कंपनी पुर्तगाली, दूसरी डच, तीसरी ईस्ट इंडिया कंपनी खुद थी, चौथी कौन आई? डेनिश। तो डेनिश तो अपना वैसे सब कुछ बेच बिचा कर चली गई, वो तो आई और गई, उसने कोई युद्ध वुद्ध नहीं किया, लड़ाई करने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरी तरह शांति प्रिय था कभी कभी, ठीक है। डेनिश ने कुछ नहीं किया। तीसरा, फ्रांसीसी ने ज्यादा फर फैलाए अपने, ठीक है ना। तो अगला जो युद्ध होता है वो किसके साथ होता है? फ्रांसीसियों के साथ होता है। और फ्रांसीसी जो युद्ध है उस युद्ध को क्या कहा? वांडीवाश का युद्ध। और वांडीवाश का युद्ध जो होता है वो कब होता है? अभी पढ़ाया था 60 में, ठीक है, 60 में। और इसमें भी जीत किसकी हुई? अंग्रेजों की। तो बात समझ गए? अंग्रेजों ने कैसे धीरे धीरे जो है वो पूरा पत्ता साफ कर दिया यूरोपियन कंपनियों का। जो दूसरी यूरोपियन कंपनियां थी, इनका पत्ता साफ कर दिया। इन यूरोपियन कंपनियों का पत्ता साफ होने का सबसे बड़ा पता है कारण क्या था? सरकारी कंपनियां। ये क्या थी? सरकारी कंपनियां। और ये क्या थी? प्राइवेट। ये तो क्या थी? सरकारी कंपनियां, ठीक है, ये तो थी सरकारी कंपनियां और ये थी प्राइवेट कंपनी, ठीक है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो प्राइवेट कंपनी थी, और वो जो है पैसा अगर उसने इन्वेस्ट किया है तो पूरा पैसा अपना लेकर जाएगी वापस, उसे दुगुना तिगुना 10 गुना व्यापार करेगी। बात समझ गए? यहाँ पे देखो, इसी चीज से पता चला, आपने देखा है अन्य जो यूरोप के जो देश आए उनसे युद्ध किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जीतती चली गई, तो उसे ये पता चल गया कि हम जो मतलब अंग्रेज जो है वो बड़े ही शक्तिशाली है, और अपनी शक्ति का जब किसी व्यक्ति को पता चल जाता है तो वो जरूर उसका उपयोग करता है। शक्ति का पता चल जाए तो
शक्ति का अगर पता चल जाए तो वो उसका प्रयोग जरूर करेगा, और शक्ति का प्रयोग अगर वो करेगा तो उसे, सिंपल सी बात है, अंग्रेजों ने हम पर प्रयोग किया ही है। और अगर मैं आपको बताऊं एक सिंपल सी बात, देखो लगभग 1757 मतलब लगभग 1957 से इन्होंने, भाई फ्रांसीसी भी थे परंतु फ्रांसीसी को हारते चले गए और उन्होंने अपना विस्तार किया लगभग 1757 में, और कंपनी को लास्ट 1857 तक काम करने का मौका मिला। कंपनी ने आप पर 100 वर्ष काम किया, कंपनी ने आप पर 100 साल काम किया है, अगर एक राउंड ऑफ देखें तो। दूसरी अगर हम बात करें तो लगभग 57 से लेकर 1947 तक ईस्ट इंडिया शासक, मतलब आप कह सकते हो ईस्ट इंडिया कंपनी तो चली गई, और ब्रिटेन के शासक या ब्रिटेन देश ने आप पर लगभग 90 वर्ष तक अपना शासन या अपने आपका जो अधिकार है वो बनाए रखा है। कंपनी 57 से लगभग पूरे भारत पर छा जाती है, लगभग पूरे भारत पर अपना कार्य का विस्तार करती है। हालांकि लड़ तो रही है वो भी परंतु धीरे धीरे काम का विस्तार भी कर रही है। तो 57 से लेकर अगला साल 1857 तक वो रहती है। 1857 में ब्रिटेन का जो राजा है, ठीक है, ब्रिटेन की जो महारानी है उस वक्त, वो उनको बुला लेती है वापस, ईस्ट इंडिया कंपनी को बुला लेती है वापस, और लगभग 1858 से शासन शुरू हो जाता है किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो खत्म हो जाता है, और ब्रिटेन की महारानी कह लो, सम्राट कह लो उनका, या ताज कह लो, उनका शासन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। लगभग 90 वर्ष तक शासन करते हैं। बात यहां तक खत्म होती है, ठीक है, बात यहां तक खत्म होती है। कल हम लोग जो है इसी को आगे पढ़ेंगे, क्योंकि यूरोपियन कंपनियां हो गई खत्म। अब यूरोपियन कंपनियों के बाद में जीत किसको मिली, अंग्रेज को मिली, अंग्रेजों को मिली, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। अब हम आगे पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने काम का और अपने क्षेत्र का विस्तार कैसे किया, किस तरह बंगाल को प्राप्त किया, किस तरह अन्य क्षेत्रों को प्राप्त किया। फिर हम लोग धीरे धीरे बातचीत, जैसे जैसे अंग्रेजों को पढ़ते चलेंगे, अंग्रेजों के जो क्षेत्र विस्तार है उसको पढ़ेंगे, कहां कहां उन्होंने युद्ध किया, जैसे पलासी का युद्ध है, बक्सर का युद्ध है, युद्ध करके उन्होंने काम के क्षेत्र को कैसे बढ़ाया, और उस काम क्षेत्र को, काम जो कार्य क्षेत्र है उसको बढ़ाने से 1857 की क्रांति होती है। उस क्रांति के बाद में आपके यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे फिर, ठीक है ना, पॉइंट यहां से क्लियर होता है। घनश्याम, अंग्रेजों ने भारत में पहली कोठी जो है वो 1611 में मसूलीपट्टनम में बनाई थी, और दूसरी जो है वो 1613 में सूरत में बनाई थी, ठीक है। पहली मसूलीपट्टनम थी 1611 में, और 1613 में बनाई है उन्होंने सूरत में, ठीक है। चलो, ये आपका कंटेंट कंप्लीट होता है मेरी तरफ से। प्लीज ये जो तीनों युद्ध है, तीनों युद्ध के सन और सन के साथ इनकी संधि, और इसके साथ कंफ्यूज मत होना कभी भी, क्योंकि बच्चों ने पूछ लिया था कि मैडम ये कौन सी सन है, क्या है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ये जो है ये शुरू हो गया है यूरोप में, ठीक है, इसीलिए इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। इसलिए एग्जाम में कभी देखो कि सप्तवर्षीय युद्ध, तो वो तीसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ है, ठीक है। और भारत में ये मुख्य रूप में कब शुरू हुआ, भारत में ये मुख्य रूप में 58 में शुरू होता है, ठीक है। चलो, हमारा यहां जो है वो यूरोपियन कंपनियों का जो आगमन है बच्चों वो कंप्लीट होता है, ठीक है। आगमन जो है वो कंप्लीट होता है। आने वाले आए, जाने वाले चले गए, रहने वाले जो है, अब जो